All right. So, hello everybody. तो टुडे आज हम जो एक टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो बच्चों को ना मैंने देखा है बहुत दिक्कत आती है क्या करने में, अपना स्ट्रक्चर्स बनाने। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? जैसे कि नंबर वन, कि भाई जितने भी हमारे ऑक्सी एसिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। अब मैं देखो, आई विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू बाकी सब टीचर्स कैसे, कि आपकी लाइफ आसान कैसे। अगर आपको ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए तो आपको रेडिकल्स के स्ट्रक्चर्स बनाने भी आ जाएंगे। वो इसी वीडियो में मैं आपको अभी सिखाऊंगा, बिल्कुल ध्यान, और एक भी स्टेप मिस नहीं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि भाई मुझे H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहली बात तो मैं इसको ऑक्सी एसिड कह ही क्यों रही हूँ। तो पहला काम है टू कॉल इट एज एन ऑक्सी एसिड, कि भाई जैसे ही मेरे पास H2SO4 है ना, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हर एसिड में H प्लस आयंस तो होगा ही होगा, है ना। एक नॉन मेटल होगा ही होगा। जैसे कि कोई भी एसिड आप देख लो, जैसे आपने बोला HCl, आपने बोला HBr, आपने बोला HI, आपने बोला HF, है ना, आपने बोला HCN। इन सब में क्या है सोच के देखो। HCl में H तो है ही, Cl एक नॉन मेटल है, Cl क्या है, क्लोरीन। एंड क्लोरीन बाय नेचर क्या है, इट्स अ नॉन मेटल, सही है। ऐसी HBr की बात करो तो HBr क्या कह रहा है, HBr कह रहा है कि हाइड्रोजन तो है ही है, और Br है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन भी क्या है, एक नॉन मेटल, है ना। तो पहली बात बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा एक टेक्निक होता है नॉन मेटल, कि भाई जिसका नाम इन से, अस से, चैन से एंड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। जैसे मेरे पास हो गया क्लोरीन, जैसे मेरे पास हो गया ब्रोमीन, मेरे पास हो गया आयोडीन। तो नाम से आप कैसे बताओगे कि कौन सा एलिमेंट मेटल है या कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है? तो आप उसका नाम देखो, जिसके नाम के पीछे ईन आ रहा है ना। या जैसे मैंने बोल दिया फ्लोरीन, तो आप देख रहे हो, आपको पता ही है, वेरी कॉमन नेम फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के नाम के पीछे ईन आ रहा है, आयोडीन के नाम के पीछे ईन आ रहा है, ब्रोमीन के नाम के पीछे ईन आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई ये सब नॉन। और किसी के नाम के पीछे जेन आ जाए, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, है ना, या नाइट्रोजन, राइट, इस तरीके से। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर ये आ जाए तो ये भी क्या है, हाइड्रोजन। तो नेचुरली ये नॉन मॉड। अच्छा, अब एक चीज और देखो, जैसे अगर किसी के नाम के पीछे ईएम आ जाए या किसी के नाम के पीछे अम आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई ये मेरे पास एक नॉन मेटल है, ठीक है, एक मेटल है, सॉरी, क्या है, एक मेटल है। जैसे कि मैंने बोला, अच्छा कौन से नाम में, रेगुलर नेम्स में या लैटिन नेम, ठीक है, या तो लैटिन नेम्स हो या रेगुलर इंग्लिश नेम्स हो, जो हम बोलते ही आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं मैग्नीशियम, क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम, है ना। या हम बोल रहे हैं कैल्शियम, तो नाम के पीछे ईएम आ रहा है, तो भाई ये मेटल है। अगर हम बोल रहे हैं एल्यूमिनियम, तो नाम के पीछे ईएम आ रहा है। तो जिसके भी नाम के पीछे ईएम या अम आ रहा है, जैसे नेट्रियम, अब देखो, हम बोलते सोडियम है पर उसका लैटिन नेम नेट्रियम। हम बोलते सोडियम है पर उसका लैटिन नेम सोडियम है ना, नेट्रियम है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यार एलिमेंट तो सोडियम है पर उसका लैटिन नेट्रियम है। और अगर उसका लैटिन नेम नेट्रियम, तो चाहे रेगुलर नेम हो, चाहे ईएम हो, नेट्रियम हो, लैटिन नेम हो, नाम के पीछे तो ईएम आ ही रहा है। तो आप किसी भी एलिमेंट को मेटल या नॉन मेटल कब बोलोगे, आप उसको मेटल तब बोलोगे जब उसके रेगुलर नेम, जब उसके रेगुलर नेम या लैटिन नेम में किसी एक में या दोनों में यम या अम आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये मेरा एक
अ, मेटल है ना? अच्छा और देखो जैसे अगर मैंने बोला लेड, अब लेड को देख के इसमें कहीं ईयम या अम नहीं आ रहा है, पर हम इसको बोलेंगे प्लम्बम, का लैटिन नेम होता है प्लम्बम। हम नाम कह रहे हैं जी लैटिन नेम, हेंस लेड इज़ अ मेटल। एक बहुत ही छोटी-सी शॉर्टकट ट्रिक बतानी कि यार अगर कोई मेरे पास एलिमेंट का मुझे वैलेंसी, एटॉमिक नंबर कुछ नहीं पता, फिर भी मैं कैसे बताऊँगी, एक छोटे बच्चे को कैसे बताऊँगी कि भई ये मेटल है? जैसे आप बच्चे को बोलते हो मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रा गायरम। क्या होता है? हाइड्रा गायरम। तो हाइड्रा गायरम जो है ना, ये हमारा एक लैटिन नेम, ठीक है? अब क्योंकि ये लैटिन नेम है, क्यों? तो लैटिन नेम है, लेकिन इसके नाम के पीछे भी ईएम आ रहा है। क्योंकि इसके नाम के पीछे ईएम आ रहा है, तो हम बोलेंगे भाई ये भी मेटल है। तो किसी भी एलिमेंट, अब जैसे मैं बोल रही हूँ कॉपर, अब कॉपर में ना ईएम है, ना अम है, लेकिन इसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम। तो क्यूप्रम में तो अम आ रहा है, और जिसके भी नाम के पीछे अम आता है या ईएम आता है, चाहे रेगुलर नेम चाहे लैटिन नेम, तो भाई वो मेटल कहलाया जाता है। तो शॉर्टकट में अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूं, मेटल क्या होता है? नाम के पीछे ईएम आता है या अम आता है। और नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल नाम के पीछे, सॉरी, जिसके नाम के पीछे इन आ जाए, ठीक है, इन आ जाए या एन आ जाए या अस आ जाए, जैसे फॉस्फोरस, या मैं एक शॉर्टकट और बोलती हूँ, जिसके नाम के पीछे ईयम या अम ना आए, वो नॉन मेटल। और जिसके अंदर ईयम या अम एज अ सफिक्स, सफिक्स मतलब जो नाम के एंड में जो लगता है, अगर एज अ सफिक्स ईयम या अम आ जाए, फिर वो मेटल है। और अगर जिसके नाम के पीछे ईयम या अम ना आए, नॉन मेटल है। अगर ईयम या अम ना आए, तो फिर क्या है? आ सकता है, जैन आ सकता है, अस आ सकता है, ठीक है, अर आ सकता है, जैसे सल्फर में आ रहा है। तो हम सिर्फ नेम के बेसिस पे किसी चीज को मेटल या नॉन मेटल क्लासिफाई करना सीख रहे हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज और देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार फॉर एग्जाम्पल मुझे अब ना किसी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है, तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है? ट्रिक है बेसिकली। अब आप एक चीज़ देखो, जब हम ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर में चीज़ क्या है? कि भाई कोई भी एसिड अगर मेरे पास है, कोई भी एसिड अगर मेरे पास है, तो उस एसिड का सीन क्या है? कि मैम उस एसिड में H+ तो आना ही आना चाहिए, साथ में एक नॉन मेटल भी आना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला HCl, अब आपको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्लोरीन के नाम के पीछे ईन आता है, तो ये नॉन मेटल है, और H तो हाइड्रोजन है ही। तो HCl, HBr, HI, ये क्या है? ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना? ये क्या है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड, सही बात है। फिर ये क्या है? हाइड्रो आयोडिक, सही बात है। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि यार मेरे पास ये सब एसिड्स हैं। अब अगर ये सारे मेरे एसिड्स हैं, राइट, अगर ये मेरे सारे एसिड्स हैं, तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि H+ है और नॉन मेटल है, H+ है और ब्रोमीन है, H+ है और आयोडीन है, HF है तो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। तो ये मेरा क्या है? ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सही है। अब एक होता है, तो ये सारे के सारे आ गए हाइड्रा एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रा एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड? हाइड्रा एसिड इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और नॉन मेटल। तो किसी भी एसिड की ये कंडीशन है कि भाई हाइड्रोजन हो और नॉन मेटल तो हो ही हो। अब एक कैटेगरी आती है ऑक्सी एसिड। व्हाट इज ऑक्सी एसिड? देखो, ऑक्सी एसिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन हो, नॉन मेटल हो, साथ के साथ एक ऑक्सीजन, एक या दो या जितने भी ऑक्सीजन एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो उसके अंदर ऑक्सीजन का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो मैंने बोला H2SO4, मैंने बोला HNO3, जैसे मैंने बोला HNO, जैसे मैंने बोला H2SO3,
तो ये क्या है? ये मेरा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में देखो H है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड। अब ये नाम कैसे रखे ये मैं आपको बताऊंगी। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सारे एसिड्स हैं। तो हम ये चीज देखें कि भाई जितने भी मेरे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, ऑल ऑफ दीज, इन सब में एक सीन क्या है कि मैम H है, सल्फर एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन तो एक नॉन मेटल है ना, सल्फर भी एक नॉन मेटल। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूलाज मैंने लिखे, H2SO4, H2SO3, HNO2, H2SO, सॉरी H2S2OA7 भी होता है, एक H3PO4 भी होता है, हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो ये सब मेरे पास क्या है, ये सब मेरे एक ऑक्सी एसिड है, ठीक है। नाउ बिकॉज दिस आर ऑक्सी एसिड, अब चैलेंज क्या आता है, चैलेंज ये आता है कि यार हम इन ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए ये स्ट्रक्चर बनाना, सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है। तो हम इसको आज एक शॉर्टकट ट्रिक से सीखेंगे, और जो लेटेस्ट हमारा टेक्निक है, जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर फॉलो होता है, हम वो फॉलो करेंगे। देखो, जैसे मेरे पास है H2SO4, देखो एक्सेप्शंस बिल्कुल रहेंगी, लेकिन मैं 90% की ये टेक्निक लग जाती है टू डू व्हाट, एक्चुअली फाइंड आउट और टू मेक द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ अ एसिड वेरी इजीली। जैसे मैंने बोला H2SO4, अब जब मैं इसको बोल रही हूँ H2SO4, तो आप ये समझो हो क्या रहा है कि मैम इस H2SO4 के अंदर हमें दिख क्या क्या रहा है, हमें दिख रहा है 2 हाइड्रोजन आटम, 1 सल्फर आटम, और 4 ऑक्सीजन आटम, यही दिख रहा है। अब ये अगर हमको दिख रहा है ना, अब मैं देखो क्या करना है। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, होता है फोन कॉल, एक होता है फोन कॉल। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो आप ये चीज समझो कि जब हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की बात करेंगे, तो इसमें सीन क्या है, सीन ये है कि मैम जब भी मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोरीन है, इन सब में से सबसे नेक्स्ट ऑक्सीजन है, नेक्स्ट नाइट्रोजन है, और नेक्स्ट क्लोरीन है। तो सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज फ्लोरीन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इज व्हाट, फ्लोरीन। देन वी हैव व्हाट, वी हैव ऑक्सीजन, ठीक है, देन वी हैव ऑक्सीजन। तो ये किस चीज की स्ट्रेंथ है, इसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि फ्लोरीन will attract electrons to fluorine will attract electrons towards itself। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा वो है फ्लोरीन, फिर कौन है, ऑक्सीजन, फिर कौन है, नाइट्रोजन, फिर कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन बहुत स्ट्रांग है, उससे नेक्स्ट स्ट्रांग है ऑक्सीजन, उससे थोड़ा कम स्ट्रांग है नाइट्रोजन, और उससे भी कम स्ट्रांग है क्लोरीन। किस सेंस में, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की तरफ में। तो आप ये सोच के देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, है ना। अब सेंट्रल मेटल एटम हम किसको बनाते हैं, हाइड्रोजन को तो कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आप ऐसे याद समझो कि मान लो यार घर में, तुम्हारे घर में सारा खर्चा कौन उठा रहे हैं, पापा। तो पापा मेजोरिटी इनकम घर में ला रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं मम्मी भी ला सकती है, पर 90% केसेस में घरों में मम्मियाँ नहीं लाती, पापा लाते हैं। तो मैंने कहा चलो जी लेट्स से, तो सेंटर में कौन होता है, अब मान लो तुमको ट्रिप के लिए जाना है तो पापा से पैसे मांग रहे हो, है ना, तुमको खाने के लिए कुछ चाहिए तो पापा से पैसे मांग रहे हो, पॉकेट मनी चाहिए तो पापा से, हर काम के लिए आप पैसे किससे मांगते हो। तो बीच में कौन होता है भाई, फादर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई, बिकॉज ही प्रोवाइड फॉर ऑल द थिंग। तो हमारे पास सल्फर जो है वो एक
ऐसा एलिमेंट है। अच्छा, फादर ऐसे हो जो कंजूस हो, जिनका मन ही ना करे, वो पैसे तो बहुत कमाए पर पैसे किसी को दे ना, तो फिर शायद वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होंगे। तुम्हें पता है डाँट पड़ जाएगी, पैसे माँगने जाओ डाँट पड़ जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि यार जो बीच में एलिमेंट रखना है ना सबसे पहले, उसके पास क्या 2 कैटेगरी होनी, उसके पास 2 क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि भाई वो सेंट्रल मेटल एटम के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हों, ठीक है? क्या हो? इट मस्ट हैव इट मस्ट हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1, एंड सेकंड इट मस्ट हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 1, एंड सेकंड क्या होना चाहिए? बताओ, सेकंड क्या होना चाहिए? इट मस्ट हैव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन थिंग। सेकंडली इट मस्ट बी एबल टू डोनेट लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करने वाला भी होना चाहिए। अब आप सोचो, सल्फर है, अब हाइड्रोजन को हम क्यों नहीं सेंट्रल मेटल एटम बना रहे? पहले सोचो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही एक है, एक ही एटॉमिक नंबर है, तो बेचारे के पास एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन से किस किस को दे देगा? सेंटर में होता है उसको तो बहुत के साथ बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। भाई कोई एलिमेंट एक्स बीच में बैठ गया तो वो वाई के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, एफ के साथ भी, जी के साथ भी, ए के साथ भी, सबके साथ बना रहा है। इसका मतलब जो बीच में एलिमेंट बैठा है उसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कि वो सबको इलेक्ट्रॉन्स दे सके, वो सबको इलेक्ट्रॉन्स दे सके। अब आप चीज समझ, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मान लो मेरे पास सल्फर है, तो सल्फर है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, 3 एलिमेंट। एच को तो हमने हटा दिया कि भाई उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको तो हटाओ, इसको तो हमको यूज ही नहीं करना एज अ सेंट्रल मेटल एटम। अब बचा कौन? सल्फर। और बचा कौन? ऑक्सीजन। अब जब सल्फर बचा और जो ऑक्सीजन बचा है ना, तो सल्फर क्या करेगा? सल्फर के पास एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन है 286, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ऐसा है ना? और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, क्यों? क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 एटॉमिक नंबर का मतलब 8 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 6, मतलब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका क्या मतलब है मुझे बताओ? कि भई मैम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। तो ये डोनेट तो 6 तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो 6 तो बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है। पर आप देखो, हमारी टॉप मोस्ट 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का सीन क्या है? कि मैम ये जो टॉप मोस्ट 4 इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज होती हैं, इसके अंदर क्या है? बोलो। कि इनके चारों में से अगर कोई भी एक आ गया, तो वो भाई वो इलेक्ट्रॉन देने से मना कर देगा। ये बहुत स्ट्रांग है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ही रखना चाहते हैं फ़ोन कॉल वाले। कहते हैं जी हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देंगे। तो नाउ अगर आपको चूज़ करना पड़े कि भाई हाइड्रोजन तो बना नहीं सकते, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों के पास 6-6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम किसको सेंट्रल मेटल एटम, हम सल्फर या ऑक्सीजन किसको सेंट्रल मेटल एटम बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं सल्फर को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कह रहा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बहुत सारे, पर मैं दूँगा किसी को नहीं। मैं तो बहुत ही कंजूस हूँ। हाँ, मैं बहुत ही कंजूस हूँ। कंजूस का मतलब होल्ड इलेक्ट्रॉन टाइटली, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना नहीं चाहता, तो वो बहुत कंजूस। अब आप देखो तो एच तो दे नहीं रहा, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब सल्फर या ऑक्सीजन में से हम किसको सेंट्रल एटम बनाएंगे? सल्फर को। तो मोटी मोटी बात कहने की ये है कि यार जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन है, इनमें से चूज करना पड़ता है कि कौन स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स कस के पकड़ रहा है, वो नहीं देगा। और वो अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं देगा, तो वो सेंट्रल मेटल एटम कभी भी बन नहीं। ठीक है, ये चीज़ अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आप ये चीज़ समझिए, तो ये जो चीज़ अगर हमारे पास हो गई ना, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर मुझे नाउ इफ आई हैव अ आइडिया कि मुझे H2SO4 बनाना है, तो मैंने कहा मेरे पास 2 H एटम्स हैं, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है? तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब आप देखो तो 1 सल्फर एटम है। अब
सल्फर एटम को हमने सेंट्रल मेटल एटम क्यों माना? तो सेंट्रल मेटल एटम की मॉलिक्यूल में पहचान क्या है? बताओ। सेंट्रल मेटल एटम की मॉलिक्यूल में पहचान क्या है? मॉलिक्यूल में पहचान ये है, मॉलिक्यूल में पहचान सल्फर एटम की ये है कि सल्फर इज अ नॉन मेटल, नंबर वन। दूसरा, एक तो और मॉलिक्यूल में इट इज जस्ट वन एटम, सल्फर के अंदर इट इज जस्ट वन एटम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब अगर वो जस्ट वन एटम है, अब अगर वो जस्ट वन एटम है, तो क्या होगा मुझे बताओ। लो, तो अकेला होता है वही सेंट्रल एटम बन जाएगा, और प्लस वो इलेक्ट्रॉन देना भी चाह रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास है सल्फर, यहाँ पे हमारे पास है सल्फर, ठीक है। कितने ओ एच है? दो ओ एच ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। अब अगर दो ओ एच ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, दो ओ एच ग्रुप्स बन रहे हैं, तो यहाँ होगा कि वी विल हैव दी सल्फर एटम, है ना, वी विल हैव व्हाट, वी विल हैव दी सल्फर एटम। अच्छा, ऑक्सीजन ये बन गया, है ना, तो ऑक्सीजन बन गया, फिर दूसरा ऑक्सीजन बन गया। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले OH की जोड़ियां बना लो, OH की जोड़ियां बना लो, ठीक है। जितने पॉसिबल OH की जोड़ियां बन रही है बना लो। फिर लिखो, सबसे पहले लिखो सेंट्रल मेटल एटम। तो स्टेप नंबर वन, आइडेंटिफाई एंड राइट द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड राइट द सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है सल्फर। सेकंड स्टेप पे क्या करो, ऑलवेज ऑलवेज ये करना ही करना है, ऑलवेज कनेक्ट वन ऑक्सीजन एटम टू सेंट्रल मेटल एटम बाय अ डबल बॉन्ड, ठीक है, बाय अ डबल बॉन्ड। अच्छा, अब बाय अ डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, तो कर दो भाई, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कर दिया और एक ऑक्सीजन यूज हो गया। सही बात है। अब एक ऑक्सीजन कनेक्ट करने के बाद अब आपने करना क्या है? अब आपने थर्ड नंबर पे क्या बात करनी है कि भाई ऑलवेज जॉइन, ऑलवेज जॉइन टू, ऑलवेज जॉइन आफ्टर कनेक्टिंग दिस, ऑलवेज जॉइन OH टू द सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH O, हमारे पास देखो एक OH की ग्रुप बना था, दूसरा OH का ग्रुप बना था, फिर एक O ये बचा, फिर एक O ये बचा, ठीक है। अब ये जो O बचा, ये जो O बचा, ये O एंड में जो बच गया उसको डबल बॉन्ड से फिर जोड़ दो। तो इन दी एंड फोर्थ स्टेप क्या कहता है, इन दी एंड इफ वी आर लेफ्ट विद वन ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ऑलवेज connect that oxygen to central metal atom by a double bond in the end, by a double bond। सही बात है, तो ये हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है? अच्छा, अब आप देखो, तो ऐसे आप यही लॉजिक फॉलो करके आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना, जैसे मैं शॉर्टकट में बोलती हूँ, जैसे मान लो मेरे को बनाना है, अब की बार मान लो मुझे बनाना है H2SO3। अब अगर मुझे H2SO3 बनाना ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं बोलूँगी कि भाई इसमें H के दो एटम्स हैं, एक सल्फर है, तीन ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि सबसे पहले मैंने ले लिया सल्फर एटम, फिर मैंने बना लिए OH, सही है, और मुझे पता है एक O बच गया। तो स्टेप नंबर वन क्या था, सेंट्रल मेटल एटम आइडेंटिफाई करो। H को तो कभी सेंट्रल मेटल एटम हम बनाएंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, एक तो सल्फर है, एक तो कौन है, सल्फर है, ठीक है। अच्छा, फिर एक हमारे पास है डबल बॉन्ड O, फिर कौन है, डबल बॉन्ड। अब अगर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, लगा दिया, फिर कितने ग्रुप्स बनेंगे, OH बनेंगे और OH बन जाएगा, बस। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल। अब जैसे मुझे बनाना है H2CO3, स्टेप नंबर वन, तो सेपरेट कर लो, और हमें पता है कि H को सेंट्रल मेटल एटम हम नहीं बन, ऑक्सीजन फोन कॉल ऑर्डर में आता है, फोन कॉल ऑर्डर में आने वाला जो होता है वो बहुत ही कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर बहुत ही स्ट्रांग है, अगर बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्या होगा मुझे बताओ, अगर बहुत ही स्ट्रांग है
स्ट्रॉन्ग का मतलब कि भाई इट विल होल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स टाइटली, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली होल्ड कर लेगा। सही बात है। और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली होल्ड कर लेगा तो कर लेगा। तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन के पास भले ही कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, पर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कभी नेचर में ब्रेक नहीं, आसानी से नहीं करेगा। ले दे के बचा कौन? कार्बन। अब कार्बन अगर बच गया तो कार्बन एक तो एक अकेला है, सिंगल एटम, तो हाईली लाइकली कि इसी को हम सेंट्रल मेटल बनाएंगे। अच्छा देखो, तो कार्बन लिख लिया, सबसे पहला स्टेप, सेंट्रल मेटल एटम लिखा। फिर एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड ओ से जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई, तो खत्म। अब कितने ओ OH बन रहे हैं? कितने ओ OH बन रहे हैं? दो। तो उन दोनों ओ OH को सेंट्रल मेटल एटम से जोड़ दो। और ओ और एच के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है, डो नॉट फॉरगेट। ओ और एच के बीच में भी सिंगल बॉन्ड होता है। बन गया स्ट्रक्चर। आपको इतना है। अब इसमें एक छोटी सी चीज नोट करने वाली क्या है, बच्चे जहाँ गलती करते हैं, ये गलती हमको नहीं करनी है। कहते जी कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि 6 प्रोटॉन्स बराबर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 2 4। अगर कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है ना, अगर कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, तो आप देखो इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके वैलेंस शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? इसका मतलब सिंपल सिंपल ये है कि मैम वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और हर बॉन्ड में ऐसा होता है, एक इलेक्ट्रॉन ए का तो एक बी, तो हर बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका तो एक इसका तो एक इसका तो एक इसका तो सही बात है। तो हम यहाँ पे क्या समझे, हम यहाँ पे क्या समझे कि दिस इज गोइंग टू बी H2C। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H2CO3 का 2 कॉमा, इज दिस पार्ट क्लियर? तो दिस इज द बेसिक आइडिया, दिस इज गोइंग टू बी 2 4। सही है। अब ये चीज है, तो मेरे पास क्या है, H2CO, है ना, बन गया स्ट्रक्चर। और मेरे को ये भी पता है कि सेंट्रल मेटल एटम पे अब कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं। सही बात है। अब अगर मैंने मान लो बोला H2SO3 H2CO3, मैं ऐसे से मान लो बोल रही हूँ यहाँ पे H3PO4। नाउ व्हाट इज H3PO4? अंडरस्टैंड? तो लेट्स से वी वुड हैव H3PO4, तो हमारे पास 3 H एटम्स आ जाएंगे, एक P आ जाएगा, 4 O आ जाएंगे। सही है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि मैम एक फॉस्फोरस एटम है, लगा लिया, एक डबल बॉन्ड O लगा लिया, एक डबल बॉन्ड O लगा लिया, तो वी वुड हैव अ फॉस्फोरस एटम एंड वी वुड हैव अ डबल बॉन्ड O, लगा लिया। अब यहाँ चीज क्या है, चीज ये है कितने OH बन रहे हैं। अच्छा अगेन, H को कभी सेंट्रल मेटल एटम ले नहीं सकते, ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं पर वो रिलीज नहीं करेगा। ठीक है। अब ले दे के बचा कौन? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस विल बी एक्टिंग एज अ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पी डबल बॉन्ड हुआ है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि यार पी डबल बॉन्ड लगा लिया। अब कितने ओ OH की जोड़ियां बन रही है? 3 OH की, तो तीनों OH को आप जोड़ दो बाय सिंगल बॉन्ड, O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड। अब इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए मैं बिल्कुल रैंडमली बना रही हूँ, लेकिन मैं कोई शेप का ध्यान नहीं रख रही। रैंडमली का मतलब कोई शेप का ध्यान नहीं रख रही, पर पहले हमको यही समझ आना चाहिए कि यार बॉन्ड कैसे। तो अब आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास है HClO4। क्या है? HClO, मेरे पास है HClO, तो यहाँ पे क्या होगा? Cl। अब एक H है, एक Cl है, और 4 O है, इसके हिसाब से तो Cl फिट करा। Cl फिट करने के बाद क्या होगा मुझे बताओ? Cl फिट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ गया। अब कितने ग्रुप्स बन जाएंगे? O बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक OH बन रहा है। अब एंड में और भी 2 O बच गए। अब ये जो 2 बच गए, है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम से ही कनेक्टेड होंगे बाय द डबल बॉन्ड, तो ये वो वाले O हैं जो बच गए, तो डबल बॉन्ड O और एक और ले लो, बन गया स्ट्रक्चर। सही बात है। अब जैसे मुझे बोला जाए HClO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, HClO3 एक एसिड है, ठीक, जैसे इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड।
ऐसे अगर मैं बोलूँ कि HClO3 बनाओ, तो HClO3 में क्या आ जाएगा मुझे बताओ? HClO3 में आ जाएगा कि भाई एक Cl है ना? और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल में जितने भी हो, हमें पता है एक H है, एक Cl है और 3 O है। तो हम यहाँ पे क्या देखें? हम ये देखें कि एक Cl, एक डबल बॉन्ड O है, लगा लिया? एक OH ग्रुप बना है। यही ऑर्डर है। पहले सेंट्रल मेटल एटम, फिर एक ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो बाय अ डबल बॉन्ड और फिर तीसरे लेवल पे OH कनेक्ट कर दो। एंड में अगर O बच गया, तो उस O को सेंट्रल मेटल एटम से ही कनेक्ट कर दो बाय अ डबल बॉन्ड। और अगर एंड में H बच गया, तो उस H को भी सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट कर दो बाय अ सिंगल बॉन्ड। क्यों भाई? क्योंकि H के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन। तो H को अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक ही बॉन्ड बनाना है ना। तो अब आप देखो, तो लुईस स्ट्रक्चर्स हम इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। पर लुईस स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें सबसे पहले एक बेसिक आइडिया होगा कि कौन किससे जुड़ रहा है। तो हमारे लिए शायद से लुईस स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना आसान होगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल HCl3 बनाए, Cl फिट कर दिया। अच्छा, Cl फिट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? Cl फिट कर दिया, फिर मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे और यहाँ पे एक H है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब भी हम HClO3 की बात करेंगे, ठीक है, तो विल हैव HClO3, विल हैव Cl, डन। अब एक H है और 3 ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ सीन क्या है मुझे बताओ? सीन ये है कि जब यहाँ पे एक Cl है और 3 ऑक्सीजन एटम है, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कनेक्ट हो गया। और कितने OH ग्रुप्स हैं? एक OH, एक OH को कनेक्ट कर दो सिंगल बॉन्ड से। एंड में एक O बच गया। ठीक है, अगर एक O बच गया, तो हम क्या करेंगे? हम इस एक O को भी डबल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे। तो आप ये चीज़ समझो कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और कॉन्फ़िगरेशन 287 है। और कॉन्फ़िगरेशन अगर 287 है ना, तो इसका मतलब है क्या? कि वैलेंस शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और हर शेल में हम हर लाइन पे एक इलेक्ट्रॉन फिट कर देते हैं। तो एक है ना, हर लाइन पे हम क्या कर दे रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन फिट कर दे रहे हैं। तो विल हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस बात खत्म। तो हमारे पास HClO3 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास HCl, तो दैट इज द पॉइंट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। ऐसे अगर स्ट्रक्चर नंबर 3 की बात करें तो क्या आ जाएगा? HClO2 आ जाएगा। तो HClO2 का सीन क्या है मुझे बताओ? HClO2 का सीन क्या है? HClO2 का सीन ये है कि भाई H है, एक Cl है और 2 O है ना? अब अगर मेरे पास एक H है, एक Cl है और 2 O है, ठीक है? अब सीन क्या है? तो Cl लगा लिया। क्या लगा लेंगे? Cl लगा लेंगे। ठीक है, अब Cl लगा लिया। Cl लगाने के बाद सीन क्या है? Cl है, डन है। अब एक डबल बॉन्ड O लगा लिया, लगाना ही है। कितने OH बचे? एक, उसको जोड़ दो। इम्पोर्टेंट ये है कि हम एंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाना ना भूलें। तो हम कह रहे हैं क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर लाइन पे, हर बॉन्ड पे मतलब क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का कंट्रीब्यूशन अगर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अपने पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2 और 2, 4। सही है, हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4। कंसेप्ट क्लियर है? इज इट क्लियर? तो वी विल हैव HClO। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया क्लोरिक एसिड और ये मेरे पास हो गया क्लोरस एसिड। सही है, दिस इज हाई क्लोरस एसिड। ऐसे और देखो, और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? HCl। दिस इज गोइंग टू बी हाइपोक्लोरस एसिड। सही है। व्हाट इज एन हाइपोक्लोरस एसिड? जस्ट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस एसिड का मतलब क्या है? H है, Cl है और O है। तो हमें पता है कि अब ये एक एक्सेप्शनल केस है। दिस इज जस्ट एन एक्सेप्शनल केस। इसके अंदर सीधा Cl, O और H, बस ये बनता है। ठीक है, तो हमें इसमें डबल बॉन्ड नहीं लगाना। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इस HClO के अंदर हमको डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा Cl ओवर H, बस बात खत्म। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे? Cl के पास। अब देखो, ये मत बोलना कि मैम ये तो ट्रिक यहाँ लगी नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिक है।
ये ट्रिक आपको आइडियली, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड ट्रिक है, 90% एसिड्स पे ये ट्रिक लग जाती है, बट कहीं कहीं नहीं लग रही, तो आप सोचो कहीं आपको 100 स्ट्रक्चर्स याद करने हैं, तो 100 स्ट्रक्चर्स याद करने से बेटर ट्रिक के हिसाब से अगर हम देखें, तो हम कम से कम 90 की टेक्निक सीख लें, 10 हम याद कर लें, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, इतनी सी बात है। तो इसीलिए मैं आपको ये शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ। टेक्निक, जो आइडियल केमिस्ट्री की टेक्निक है उसके तो फॉर्मूले हैं, वो अलग है। जैसे मैंने बोला, तो ClO और H, अब ये स्ट्रक्चर याद कर लो। अब क्लोरीन का फिर से एटॉमिक नंबर 17, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी कि 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन्स इक्वल्स टू 17 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन आ गई 287। और अगर कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो आप सोचो कि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ 2 6 है। तो क्लोरीन कह रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ऑक्सीजन की क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5, बात खत्म। क्योंकि हर लाइन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ H के पास क्या है, यहाँ H के पास क्या है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सो वी विल हैव ClO, और आ गई बात समझ। तो ये हमारे पास कंसेप्ट, ठीक है। सो दिस इज नथिंग, दिस इज गोइंग टू बी ClONH, ठीक है जी। तो ये हमें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए कि हर लाइन पे एक बॉन्ड में, हर लाइन पे जो हम बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन बी एटम, बस बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर आ गया, HClO का स्ट्रक्चर। और देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ क्या, मैंने बोला जी H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, H3H2, सॉरी, H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, और मैं आपको बोल रही हूँ क्या, H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाओ। इसमें सीन क्या है, देखो सीन इसमें ये है कि एक पी लगाया, लगा दिया। अब एक पी लगाने के बाद, पी लगा दिया, मुझे पता है 3 H है, एक पी है, और 4 O है, सही है। अब सीन क्या है, सीन ये है कि अगर एक पी है, अब एक O लगा दिया विद अ डबल बॉन्ड O, कितने OH बनेंगे, 3, एक OH, एक OH, और एक OH, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये बात आ गई, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी H3PO4, सही बात है, बस बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस H3PO4 गोइंग टू बी। अब जैसे मुझे बनाना है HHP और 3 O, अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये, अगर मेरे पास यहाँ पे P है तो लगा दिया, अब एक डबल बॉन्ड O है, लगा दिया। अब कितने OH, OH अपने पास होंगे, OH अपने पास होंगे क्या, OH और OH, ठीक है। OH लगाए, रूल वही है, H को हम सेंट्रल मेटल एटम बना नहीं सकते। ऑक्सीजन के पास बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर ये फोन कॉल का पार्ट है, तो फोन कॉल वाले जितने भी होते हैं, और उनके साथ कोई दूसरा आ जाए, तो फोन कॉल वाला अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि इसको सेंट्रल मेटल एटम बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ज्यादा हैं, पर ये किसी के साथ शेयरिंग ज्यादा करना नहीं चाहता, एक के तुक्के एटम से जुड़ना चाहेगा, लेकिन ये 10 को अपने चारों तरफ घेरा बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी विल हैव OH एंड वी विल हैव OH। उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद क्या होगा, OH OH हो जाएगा, ठीक है, फिर बच जाएगा H, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी H, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अब यहाँ सीन क्या है, OH और OH है, दो OH आ गए, सही बात है। अब दो OH आ गए, ठीक है। अब H बच गया है, वो H को हम सेंट्रल मेटल एटम से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट, है ना। अगर O बच, अब जैसे देखो H3PO2 है, तो 3 H है, एक P है और 2 O है, तो इसका सीन क्या है मुझे बताओ, एक P है, एक O को डबल बॉन्ड O से कनेक्ट किया, एक P फिट कर दिया, अब क्या हो जाएगा, OH है, दिस इज गोइंग टू बी OH, बात समझ आ गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है,
H, तो यहाँ पे एक H आ जाएगा और यहाँ पे एक H आ जाएगा, बस बात खत्म, आगे स्टार्ट। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी H3PO। तो एंड में जो H बचे, OH का ग्रुप बनाने के बाद भी H बचे, उन H को आप सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्ट कर दो बाय सिंगल बॉन्ड। अब देख लो जरा कि P के पास कोई, जैसे P का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 प्रोटॉन बराबर 15 इलेक्ट्रॉन, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 285। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल, और 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसकी वैलेंस शेल में है और पांचों ही लाइन पे आ गए, यानी कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, बस बात खत्म। दैट्स हाउ यू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। ठीक है, अब इनको बहुत ध्यान से आप देखो और इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी ऑक्सी एसिड अगर आपके पास आ जाए, कोई भी ऑक्सी एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो चार और करा देती हूँ, मेरे ख्याल से ये मैं सारे कवर कर दूंगी। कुछ ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स मैं कवर करूंगी रिडॉक्स के चैप्टर में, ठीक है। अब देखो जरा, तो जैसे मेरे पास अगर आ गया HMNO4, ठीक है, ये मेरे पास पर मैग्निक एसिड है, मैग्निक एसिड है, तो दिस इज माय पर मैग्निक एसिड, तो ये क्या है, HMNO4। दिस इज नथिंग बट व्हाट, HMNO4। अब यहाँ HMNO4 की अगर हम बात करें, एक H है, एक Mn है और चार O है, सही बात है। अच्छा, अब सीन समझो, सीन ये है कि मैम एक H है, एक Mn है और चार O है, Mn आया, लगाया, अब एक O को डबल बॉन्ड O से फिट कर दिया। अब OH कितने आएंगे, OH आएंगे मेरे पास एक, दिस इज गोना बी OH, ठीक है। अब कितने O, कितने O आएंगे O, तो डबल बॉन्ड O, डबल बन गया स्ट्रक्चर, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और अब अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि भाई MnO4 नेगेटिव रेडिकल का स्ट्रक्चर बना दो, तुम ये सोचो कि भाई मैम H ही तो नहीं है इसमें, तो मैं इसका एक काम करती हूँ, एक और दो, तो मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं ऐसा काम करती हूँ कि मैं यहाँ से H, जब जाएगा मान लो ये बॉन्ड टूट गया, तो आप सोचो O और H के बीच में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, एक O का, एक H का, बॉन्ड बनने के बाद, क्योंकि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन है ना, तो ऑक्सीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो O और H के में से जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक H का, वो O ने ही अपनी तरफ खींच लिया, ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो था ये H का था, लेकिन बॉन्ड बनने के बाद कि ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग था, वो कह रहा है भाई सारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में आ गए, जो मेरी चपेट में आ गए, वो सारे मेरे। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके सामने है ना, अपना तो है ही अपना, एक्स क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच, सही है। और क्योंकि क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, बस बात खत्म। तो O पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और H पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। आई बात समझ, O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, आ रही है बात समझ। एंड हेंस वी वुड हैव दिस स्ट्रक्चर O, और बस बात खत्म। तो H अगर निकला, H रिलीज होता है इन द फॉर्म H प्लस, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ही छोड़ के चला गया। अब O पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एंड बिकॉज O पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बिकॉज O पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो क्या होगा बताओ, क्योंकि O पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यू नो विल बी टेकन बाय ऑक्सीजन। और अब मेरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Mn, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O, this is going to be MnO4, right? This is the end of the story, बन गई बात, दिस इज MnO4 नेगेटिव, कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो बस बन गई बात खत्म। तो यहाँ पे हमें MnO4 के स्ट्रक्चर की बात इस तरीके से करनी, ठीक है, बस दैट्स इट। अब क्या है, हो गया। तो कोई भी नेगेटिव रेडिकल आ जाए, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो, आपने बनाया क्या, आपने बोला H2SO4, अब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने बोला दो H है, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन, रूल के हिसाब से सबसे सेंटर मेटल एटम फिट करो, फिर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को फिट कर लो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा लिया, अब कितने OH बन जाएंगे,
OH 2 बन जाएंगे। एक OH ये है और एक OH ये है। और यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन में डबल। पर मैं कह रही हूँ कि सोचो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ चले गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर O की तरफ चले गए तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना, एक है अपना, एक O का ऐसा, H भाग जाएगा। H अगर भाग जाएगा तो क्या होगा? सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव और O नेगेटिव। ये मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा SO4 -2 एंड दिस इज गोइंग टू बी सल्फेट। बस बन गया। तो हमने H भगाने हैं और हमें ये पता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसकी तरफ हैं? O की तरफ है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ है? वो O की तरफ है। सही बात है। O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? O पे आ जाएगा नेगेटिव। O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? कंसेप्ट क्लियर है? तो O पे नेगेटिव और O पे नेगेटिव। तो दिस इज गोइंग टू बी माय सल्फेट रेडिकल। एंड ऑफ द स्टोरी। आगे स्ट्रक्चर। तो दिस इज हाउ वी हैव द सल्फेट स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो कोई भी नेगेटिव रेडिकल है, पहले आप उसका एसिड बना लो और उस एसिड का स्ट्रक्चर हमको बनाना आता ही है, एंड में H हटा दो। ऐसे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, पर मेरे ख्याल से ये वीडियो लॉन्ग नहीं करनी है, तो बस इतना ही करते हैं अभी। जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं पॉसिबली, बस ये याद रखना, HClO में और HNO2 में, ये सॉरी HNO3 में, HNO3 में ये रूल काम नहीं करेगा। बस इन दोनों एसिड्स के अलावा, ठीक है, ये जो रूल मैंने सिखाया है, ये 99% एसिड्स पे काम करेगा जिनमें वन सेंट्रल मेटल एटम है, वहां पर इसी बात है। और ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाना इज बिंगो, यू गाइस कैन वेरी वेल डू इट, राइट? ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस।